Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss a very important topic of Indian polity, and the name of the topic is Amendment in the Constitution of India. आज की क्लास में हम लोग भारत के संविधान के संशोधनों के बारे में बात करेंगे. When we talk about amendment, it means addition, repealation or alteration in any provisions of the Constitution. जब हम लोग संविधान के संशोधन की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि संविधान के प्रावधानों में किसी भी प्रकार के प्रावधानों को जोड़ना या उससे उसको निकाल देना या फिर उसमें परिवर्तन करना. मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज. परिवर्तन के सिवाय कुछ भी स्थायी इस दुनिया में नहीं होता. एंड दैट इज वाई each and every countries of the world must have some provisions of amendment in it. और यही कारण है कि दुनिया का चाहे कोई भी राष्ट्र हो, चाहे उसका संविधान कठोर से कठोर हो या फिर लचीला हो, सभी देशों के संविधानों में कहीं ना कहीं संशोधन या परिवर्तन की गुंजाइश रहती है. As far as our country is concerned, the father of Indian Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar, wanted to made our constitution rigid. जहां तक भारत के संविधान का सवाल है, भारत के संविधान निर्मात्री सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और भारत के संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के संविधान को कठोर बनाना चाहते थे. भारत के संविधान में वह प्रावधान करना चाहते थे कि ताकि उसमें आसानी से परिवर्तन न किया जा सके, बिकॉज ही वॉज fearful that in coming years our policy makers would pervert the constitution in the interest of some vested interests. क्योंकि उनको भय था कि आने वाले समय में जो निहित स्वार्थी लोग हैं वे भारत के संविधान में अपने हितों के लिए उसको प्रदूषित कर सकते हैं या अपने हितों के लिए उसमें परिवर्तन कर सकते हैं. लेकिन दूसरी ओर भारत के सरकार के प्रमुख पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा अलग थी. 8 नवंबर 1948 को संविधान निर्मात्री सभा में उन्होंने कहा था कि द नेशन इज लाइक ए मूविंग व्हील एंड इफ वी मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड देन इट इज tantamount टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. उन्होंने कहा था कि राष्ट्र एक घूमते हुए पहिए की तरह होता है और यदि हम किसी भी राष्ट्र के संविधान को कठोर बना देते हैं, किसी भी राष्ट्र के संविधान में संशोधन की गुंजाइश बहुत कम रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र का विकास रुक जाता है. और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि भारत का संविधान इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें दोनों चीजें हों, अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और रिजिडिटी भी हो. मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान निर्मात्री सभा में पी एस देशमुख साहब थे, ब्रजेश्वरी प्रसाद साहब थे. ये सब चाहते थे कि भारत के संविधान को अति लचीला बनाया जाए, जबकि बी आर अम्बेडकर साहब की सोच यह थी कि पहले कुछ समय के लिए भारत के संविधान में लचीलापन रखा जाए, बाकी बात इसके बाद हम लोग एक प्रोविजन जोड़ दें कि उसको बाद में कठोर बना दिया जाए. बट अल्टीमेटली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंक्लूडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी वर्केबल एंड इट मस्ट बी द स्पेक्टाकुलर ब्लेंड ऑफ बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी. और उन्होंने कहा कि इसका समाधान यही है कि भारत के संविधान को कार्यशील बनाया जाए और इस प्रकार से बनाया जाए कि भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण है. अर्थात जहां पर कठोरता की जरूरत हो वहां पर हम संविधान के प्रावधानों को आसानी से परिवर्तन न कर पाए और जो अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय प्रशासनिक और भारत प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो, वहां पे प्रावधान आसानी से किए जा सकें. तो आइए हम लोग बात करते हैं कि भारत के संविधान में जो है संशोधन, सबसे पहले बात करेंगे कि संशोधन की प्रक्रिया इसमें क्या है. देखिए, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जहां तक सवाल है तो ये आपको कहां मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा इसके लिए भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 368 और यह अनुच्छेद 368 कहाँ है, तो भारतीय संविधान के भाग 20 में है. मैं बता दूं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 के प्रावधान प्रोविजंस हैं वो हम लोगों ने कहां से लिया, वो हम लोगों ने लिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. हम लोगों ने इसे साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया. साउथ अफ्रीका ने 1909 में
अपना एक संविधान बनाया था और उस संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया थी, उसी को भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने उसको अपनाने का कार्य किया। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हालांकि साउथ अफ्रीका का संविधान 1996 में बदल चुका है। 1997 से साउथ अफ्रीका में नया संविधान आया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी साउथ अफ्रीका के संविधान में परिवर्तन या संशोधन की जो प्रक्रिया है, वो वही पुराने वाले संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है और ये आपको साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुच्छेद 74 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रॉम विच कंट्री वी हैव टेकन द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन योर आंसर शुड बी साउथ अफ्रीका। हम लोगों ने दुनिया के किस देश से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया, तो आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका के संविधान में से। और यह कौन सा संविधान था? यह था साउथ अफ्रीका का 1909 का संविधान। सुनो, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी अभी बातें की कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद पहले आपको बता दें भाग 20 है और ये अनुच्छेद 362 है। इसमें डिटेल्स प्रोविजन है कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड, भारत के संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। चलो हम लोग अब पढ़ते हैं कि भारत के संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, एक तो है अनुच्छेद 368 में प्रोविजन दिया हुआ है, लेकिन भारतीय संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस तरीके से यदि हम लोग भारत के संविधान के संशोधन की बात करें, तो संशोधन देखो हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो संशोधन है जिसमें सिंपल मेजॉरिटी अर्थात साधारण बहुमत की जरूरत होती है, और दूसरा है जिसमें जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी एंड एक्स्ट्रा स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, अर्थात वह है थ्रू आर्टिकल 68 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वह है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 362। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 362 है, इसमें संविधान संशोधन की दो प्रक्रियाएं दी हुई है। पहला तो है आपका 2/3 मेजोरिटी वाला प्रोविजन, और दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी या विशिष्ट प्रकार के बहुमत वाले प्रोविजंस। सबसे पहले हम लोग आइए बात करते हैं सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से, अर्थात बिना अनुच्छेद 362 की सहायता से भारत के संविधान के किन किन प्रावधानों में परिवर्तन किया जा सकता है और यह संशोधन का तरीका क्या है, और यह संशोधन का तरीका क्या है। सुनो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है, यदि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 या 3 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो और उसके कारण से भारतीय संविधान का जो शेड्यूल 1 है और शेड्यूल 4 है, अनुसूची 1 अनुसूची 4, उसमें कोई परिवर्तन करना है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए वह संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कि अनुच्छेद 2 और 3 और उसके कारण से यदि कोई नियम कानून बना और 1 और 4 में, अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन हुआ, तो उसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से काम आपका चल जाएगा। अभी देखते हैं हम लोग कि सिंपल मेजोरिटी होता क्या है। तो यह हो गया। इसी प्रकार से आपको मैं बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 168 है, अनुच्छेद 169 है 169। इसी प्रकार से आर्टिकल आपका है 239 ए, 239 ए, 243 एम, 244 ए, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं, और साथ ही साथ एक अनुच्छेद और भी है, और वह है अनुच्छेद 312। ये जो सामने आपके अनुच्छेद लिखे हुए हैं, इन सारे अनुच्छेदों में, इनमें अनुच्छेद अनुसूचियों में संशोधन करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए होगी? सिर्फ चाहिए होगी सिंपल मेजॉरिटी, अर्थात सिंपल मेजॉरिटी अर्थात साधारण प्रकार का बहुमत। आओ मैं आपको बताता हूं सिंपल मेजॉरिटी या साधारण प्रकार के बहुमत का क्या अर्थ है।
देखो मेजोरिटी की जब बात करते हैं हम लोग तो उसका अर्थ होता है 50% प्लस वन। जब हम लोग सिर्फ मेजोरिटी या बहुमत की बात करें तो उसका मतलब होता है 50% प्लस एक। तो अब मान लिया जाए कि अगर किसी भी सदन में 100 लोग हैं और वहां पर अगर हम सिंपल मेजोरिटी की बात करेंगे तो किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 50 प्लस एक बराबर 51 लोगों की के समर्थन की, कम से कम 51 लोगों के समर्थन की वहां पर आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि जैसे मान लो कि आज के दिन आज आज के दिन भारत की सरकार यह निर्णय करती है कि वह उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में विभाजित करेगी, या वह यह निर्णय करती है कि उत्तर प्रदेश का नाम बदल देगी। तो नाम अगर उत्तर प्रदेश का मान लो कि उत्तर प्रदेश के बदले में उसका नाम रखने की बात हो गई कि राम प्रदेश, राम भगवान प्रदेश नाम रखा जाए। तो जाहिर सी बात है कि अनुसूची एक में क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, राज्यों के नाम दिए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की जगह में क्या हो जाएगा, हो जाएगा भाई वहां पर हो जाएगा राम, आपका राम भगवान प्रदेश फिर नाम करना पड़ेगा। क्या करना होगा इसके इसके लिए, तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपके लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी दोनों में से कहीं भी प्रस्ताव आएगा। अगर प्रस्ताव आया, जैसे आज के दिन प्रस्ताव आया और आज के दिन प्रस्ताव आया और मान लो कि आज के दिन लोकसभा में 545 में से सिर्फ 500 लोग उपस्थित हैं, तो उस प्रस्ताव को लोकसभा में पारित करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी। तो अगर सिंपल मेजोरिटी की बात करें हम लोग तो यहाँ पर 500 का आधा हो गया और प्लस एक हो गया, यह हो गया 251। 251 से अधिक लोगों ने अगर मान लो कि दिए गए उदाहरण में लोकसभा में इसको पारित कर दिया तो यह राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी फिर जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं। देखो 500 लोग उपस्थित हैं और मान लिया जाए कि 500 लोगों ने उपस्थित होने के साथ साथ मतदान भाग भी लिया तो ये कहलाएंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग। उपस्थित और मतदान करने वाले का बहुमत मतलब हो गया आधा प्लस एक, 251 हो गया। और राज्यसभा में भी इसी प्रोसीजर, इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है और वहां भी अगर पास हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा एसेंट के लिए, राष्ट्रपति उस पर साइन बना देंगे तो माना जाएगा कि वह संशोधन हो गया, वह संशोधन हो गया। तो इस तरीके से साधारण बहुमत के माध्यम से जब हम लोग संशोधन करते हैं तो संशोधन के लिए सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत की आवश्यकता होती है और उसमें 2/3 बहुमत या फिर राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन की वहां पर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब सवाल है कि भारत के संविधान के कौन कौन से प्रावधान है, प्रोविजंस हैं जहां पर काम सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से चलता है, जहां पर काम जो है साधारण बहुमत के माध्यम से चल जाता है। तो आओ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है, यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 या 3 के माध्यम से भारत में कोई कानून बनता है और उस कारण से यदि एक अनुसूची 1 और 4 में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 362 के प्रयोजनों के लिए नहीं माना जाएगा। सिंपल सी बात समझ लो कि जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू एनेक्स एनी टेरिटरी एंड टू एडमिट एनी टेरिटरी एंड टू क्रिएट द न्यू स्टेट। कि भारत की संसद को अधिकार होगा कि किसी भी क्षेत्र को भारत के संघ के साथ मिला ले और उसे नए राज्य के रूप में परिवर्तन कर दे। तो और जिस टर्म एंड कंडीशन को वो सही समझे उस टर्म एंड कंडीशन ऐसा कर सकती है। अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू क्रिएट ए न्यू स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। भारत की संसद को अधिकार होगा कि वह भारत में 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य को काट करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है, इस राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है और किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब करने के लिए अगर इसके माध्यम से कुछ किया गया और करने के बाद यदि मान लो कोई कानून, कोई नियम बना और उसके कारण से अनुसूची 1 या 4 में कोई परिवर्तन हुआ तो उसके लिए जो यहाँ पर किया जाएगा संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी, वहां पर स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं होगी। अनुच्छेद 362 का सहारा लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती। इसी तरीके से अनुच्छेद 169 आर्टिकल 169 है। देखो आपको आप लोग को जानकारी होगी कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं।
28 राज्यों के पास 28 राज्य हैं। इन 28 राज्यों के पास अपनी अपनी विधानसभाएं हैं, लेकिन भारत के 6 राज्य ऐसे भी हैं जिसमें आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ में विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। विधानसभा के साथ साथ वहां पर विधान परिषद भी है। तो सवाल यह है कि सभी राज्यों में विधान परिषद क्यों नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद 169 में यह अधिकार दिया गया है किसको? यह अधिकार दिया गया है आपकी राज्य की विधानसभा को, कि राज्य की विधानसभा की इच्छा होने के बाद ही भारत की संसद किसी भी राज्य के लिए कोई विधान परिषद बना पाएगी या विधान परिषद को उत्साहित कर देगी, मतलब उसको समाप्त कर देगी। According to Article 169 of the Indian Constitution, it has been mentioned that if the Parliament of India shall have right to create or abolish any legislative council on the basis of recommendations made by the state legislature by a resolution passed by a resolution which have to be passed by 2/3 majority of that assembly. लिखा हुआ है कि भारत की संसद को अधिकार होगा कि वो किसी भी वो क्या कर सकती है, वो कोई किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ऐसा करने के लिए यदि सबसे पहले विधानसभा के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाना चाहिए और वो प्रस्ताव उस विधानसभा के द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 जो उसकी कुल संख्या के बहुमत से कम ना हो के द्वारा पारित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भारत की संसद को अधिकार होगा, वह विधान परिषद गठन कर सकती है या विधान परिषद का उत्साधन कर सकती है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 169 के माध्यम से जो विधानसभा के निर्माण की बात है या विधान परिषद के निर्माण की बात है, उसके संबंध कोई नियम कानून बन रहा है और उसके कारण से भारत के संविधान में कोई संशोधन करना है, तो वहां पर जो मेजोरिटी चाहिए वो चाहिए सिंपल मेजोरिटी। अनुच्छेद 368 के माध्यम से वहां पर किसी प्रकार की कोई बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से 239 ए है या जो 239 है, यह है आपका पौंडीचेरी या भारत के किसी भी संघ शासित प्रदेश में क्या बनाना? संघ शासित प्रदेश में आपके विधानसभा का गठन करना। तो और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर मान लो कि भारत की संसद को पौंडीचेरी या भारत किसी भी संघ शासित प्रदेश में यदि किसी प्रकार का कोई भी विधानसभा बनाना है या मतलब वहां विधानमंडल का निर्माण करना है, तो विधानमंडल के गठन के लिए जो यहाँ पर संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी वह सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से किया जाएगा। उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से 239 डबल ए है, इसका संबंध है दिल्ली में। दिल्ली जो संघ शासित प्रदेश है उसके लिए बनाई गई विधानसभा से, और यहाँ भी वही बात है कि यहाँ भी सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से काम चलेगा, स्पेशल मेजोरिटी की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से 243 एम है, यह कहता है कि भारत में जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे उन अनुसूचित क्षेत्रों पर भारत का जो पंचायती राज व्यवस्था का कानून है वह कानून लागू नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो संशोधन भारत की संसद कर सकती है, और करने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए होगी वह चाहिए सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से भारत में आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में पता है कि अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा कहलाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और नेफा को ही बाद में क्या किया गया, उसी का नाम दिया गया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो नेफा जो है वो पहले क्या था, वो एक ऑटोनोमस स्टेट था, एक तरीके से पूर्ण राजनीति ऑटोनोमस था। किसके अंदर अधीन? असम राज्य के अंतर्गत। तो अगर मान लो कि भारत को किसी भी इस प्रकार के ऐसे ही ऑटोनोमस स्टेट का क्रिएशन करना है तो उसके लिए अनुच्छेद 244 ए में प्रावधान दिए गए हैं, और अगर वो ऐसा करना है तो ऐसा करने के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 362 के माध्यम से संशोधन करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से 5वीं अनुसूची है, तो जो आपकी 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची का संबंध आपके असम, त्रिपुरा, आपका मेघालय और मिजोरम, तो यह जो 4 राज्य हैं इनको छोड़कर बाकी बात
जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के बारे में किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाएगी उसके बारे में 5th शेड्यूल में चर्चा की है। 6th शेड्यूल जो है इसका संबंध है कि जो आपका असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, यहाँ के जो अधिसूचित क्षेत्र होंगे उनका शासन कैसे चलेगा उसके बारे में यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। कहा गया अगर इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो संशोधन सिंपल मेजोरिटी के आधार पर होगा, स्पेशल मेजोरिटी की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। तो जो देखो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारत में इस समय वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आपका पहला हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, दूसरा इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस। आईएफएस को भारत में अखिल भारतीय सेवा के रूप में 1966 में जोड़ा गया। तो देखो यहाँ पर क्या कि अगर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संसद जो करती है राज्यसभा की संस्तुति के बाद, तो ऐसा करने के लिए उसे स्पेशल मेजोरिटी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से काम ही चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो तो अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है, लेकिन जहां पर सिंपल मेजोरिटी से काम चलने वाला है वहां पर लिख दिया गया है कि इन अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, के लिए अनुच्छेद 368 का सहारा लेने का जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप कहना चाहोगे तो आपसे पूछा जाए कि भारत के किस अनुच्छेदों के माध्यम से समझ में आता है कि भारत का संविधान लचीला है, तो आपको पता चलेगा कि अनुच्छेद 4 के माध्यम से, अनुच्छेद 169 के माध्यम से, 239 है, 239 ए, 43 है, इन सबको से ये लगता है कि भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। आइए हम लोग बात करते हैं कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से अगर संविधान में संशोधन किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया या उसका प्रोसेस क्या है। देखो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, अभी मैंने राइट नाउ को बताया कि भारत के संविधान का यह भाग 20 है। देखो भारत के संविधान में कुल मिलाकर के 25 भाग हैं। 25 में से आपको बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान में ओरिजिनल 22 भाग था, इसमें 4 भाग जोड़े गए संशोधन के माध्यम से, 1 भाग हटाया गया संशोधन के माध्यम से, कुल भाग की संख्या हो गई 26 + 1 = 25। लेकिन अंतिम भाग कौन सा? तो अंतिम भाग है 22वां। कुल भागों की संख्या कितनी है? 25 भाग है इसमें। तो भारतीय संविधान का एक भाग है भाग 20। भाग 20 का संबंध किससे है? इसका संबंध है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 से, और उसमें दिया हुआ है कि भारत के संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकेगा। संशोधन किस प्रकार से किया जा सकेगा, सुनो। सबसे पहला नंबर 1, अनुच्छेद 362 2 में इसके प्रोसीजर के बारे में बात की गई है। ये कहा गया है कि अगर भारतीय संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना है तो करने के लिए वहां पर रेजोल्यूशन कैन बी ब्रॉट आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा। इसके लिए जो जो प्रक्रिया की शुरुआत है वह लोकसभा में भी की जा सकती है और राज्यसभा में की जा सकती है। प्रस्ताव मतलब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में कहीं भी लाया जा सकता है, और जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया वह सदन यदि क्या है कि इफ इट पासेस बाय 2/3 मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के अगर 2/3 बहुमत से पारित कर देती है, और यह 2/3 बहुमत सदन के कुल बहुमत से, या सदन का जो मेजॉरिटी है उस सदन के मेजॉरिटी से अगर ये कम नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति माना जाएगा कि उस सदन ने उसको पारित कर दिया। फिर दूसरे सदन में जाएगा और वहां भी अगर इसी प्रकार से पारित हो गया तो माना जाएगा कि उसने भी पास कर दिया। मैं आपको क्विक से एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं, सुनो क्विकली। मान लिया जाए कि आज के दिन फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार है, मूल अधिकार की किसी प्रोविजन में भारत की संसद चाहती है कि संशोधन कर दिया जाए, तो करने के लिए प्रस्ताव आपके लोकसभा में भी आ सकता है और प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अब मान लिया जाए उदाहरण में कि लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, तो लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है, तो 545 में से आप इसमें घटा 545 है तो 545 होगा टोटल स्ट्रेंथ। लेकिन मान लो कि 545 में से सिर्फ आज में उपस्थित कितने लोग हैं? तो उपस्थित है आज 530 लोग। लेकिन 530 लोगों में से जिन लोगों ने वोट करने वाले हैं
वो वोट करने वाले सदस्यों की संख्या है 522। 522 लोगों ने वोट किया। तो ये जो 522 लोग हैं, वो कौन लोग कहलाएंगे? ये 522 लोग कहलाएंगे उपस्थित और मतदान करने वाले। तो क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये कहलाएंगे उपस्थित और मतदान करने वाले। अब कह रहा है इसका चाहिए बहुमत। कितना बहुमत? केवल बहुमत लिखा होता तो होता आधा प्लस एक, लेकिन लिखा है 2/3 बहुमत, मतलब 66.66% 66.6%। तो इसका आप निकाल लो 2/3। जब इसका आप 2/3 निकालोगे तो ये कितना आ गया? ये आ गया 174, और 174 को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 348। अब ये कह रहा है कि ये कम से कम इसमें 348 लोग इसके पक्ष में मत देंगे, और इसके बाद फिर यह देखा जाएगा कि यह सदन का कुल सदन का मेजोरिटी से अधिक है कि नहीं है। तो मेजोरिटी कितनी होगी इसमें? तो 545 का आधा प्लस एक आप जोड़ लो, तो यह मान लो 272 हो गया। तो यहाँ पर यह देखा जाएगा कि यह 500, 348 और 272, अगर जितने लोगों ने मतदान में भाग लिया, अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात यह है कि संविधान के उस भाग में संशोधन माना जाएगा कि लोकसभा ने पारित कर दिया। फिर ये जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में भी वही होगा, और राज्यसभा ने भी अगर उसको पारित कर दिया तो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति साइन बना देते हैं, तो उसमें माना जाता है कि संविधान में संशोधन हो गया। लेकिन अनुच्छेद 362 में यह भी लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे, कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जिसमें संशोधन इस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो संशोधन भाई फिर कैसे हो पाएगा? तो इसका देखो प्रोसीजर दिया, कौन कौन है। तो पहला तो यह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 55 है, अनुच्छेद 73 है, अनुच्छेद 162 है, अनुच्छेद 162 है, अनुच्छेद 279 ए है। आपके भारतीय संविधान का पार्ट 5 का चैप्टर 4 है। भारतीय संविधान का पार्ट 6 का चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 है। भारतीय संविधान का अनुसूची शेड्यूल 7 है, और इसी प्रकार से राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है राज्यों का, तो रिप्रेजेंटेशन है आपके स्टेट रिप्रेजेंटेशन है आपके लोकसभा राज्यसभा में। इनके बारे में कहा गया अगर इसमें संशोधन करना है तो संशोधन कैसे होगा। तो सबसे पहली बात है कि वहां पर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा 2/3 बहुमत, वहां पर 2/3 मेजोरिटी की जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन साथ ही साथ 2/3 बहुमत के साथ ही साथ और क्या जरूरत पड़ेगी? साथ ही साथ इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट। राज्यों के बहुमत वाले राज्यों के द्वारा भी इसको अप्रूवल मिलना चाहिए। मतलब यदि भारत में आपको 28 राज्य हैं, तो 28 में से आपका 1/2 + 1 बराबर कम से कम 15 राज्य जब तक इस पर अपनी सहमति नहीं देंगे, तब तक यह संविधान में संशोधन इस वाले भाग में नहीं माना जाएगा। तो ये कौन कौन सा है? तो पहला है अनुच्छेद 54। आपको बताना मैं चाहूंगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 54 है 54, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसमें आपको पता ही है कि इलेक्टोरल कॉलेज में 776 सांसद और 4121 विधायक वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगर मान लो कि इसमें मान लिया जाए कि हम लोगों को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद को भी जोड़ने की बात अगर आ गए, एक बात मैं कह रहा हूं, अगर आ जाए तो अनुच्छेद 54 में संशोधन करना हो तो सिर्फ संसद नहीं कर पाएगी इसको, संसद में पहले या 2/3 बहुमत से पारित हो, और इसके बाद फिर भारत के कम से कम 15 राज्यों का अप्रूवल यहाँ पर मिलेगा, तो इसमें संशोधन हो सकता है, अन्यथा इसमें संशोधन संभव नहीं है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 55 है, यह है मैनर टू एलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के
राष्ट्रपति को चुनने का तरीका, तो भारत हमें लोग पता है कि भारत के राष्ट्रपति को चुनने का तरीका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। लेकिन मान लो कि इसमें किसी प्रकार का चेंज करना चाहती है भारत की संसद, जैसे वो चाहती है कि राष्ट्रपति का चुनाव भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जैसे सांसदों का होता है वैसे इनका भी हो, तो ऐसा करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? तो करना ये पड़ेगा कि पहले 2/3 बहुमत से संसद पारित करे और उसके बाद जब भारत के कम से कम आधे राज्य की विधानसभा इसको पारित करेगी, पास करेगी, तब अनुच्छेद 55 में संशोधन होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 73 है, यह है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का एक्सटेंट, उसका विस्तार, एक्सटेंट कहाँ तक है? एक्सटेंट ऑफ द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में अगर कोई प्रावधान जोड़ना घटाना हो तो भी आपको सिंपल मेजोरिटी से, सिर्फ 2/3 बहुमत से संसद में काम नहीं चलेगा, बल्कि राज्यों के द्वारा भी यहाँ पर अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से आपके राज्य के गवर्नर्स हैं, उन गवर्नर्स की अगर कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में कोई प्रावधान करना हो तो वह भी कैसे होगा? वह भी आपको होगा राज्यों की सहमति के माध्यम से। संसद पहले पारित करे, फिर राज्य की सहमति मिले, फिर राष्ट्रपति साइन बनाए, तब इस पे संशोधन संभव हो पाएगा। इसी प्रकार से 279 यह है जीएसटी काउंसिल से इसका संबंध है। तो जीएसटी काउंसिल वाले भाग के प्रावधानों में भी अगर संशोधन करना है तो संशोधन कठिन हो जाएगा, क्योंकि पहले इसको संसद के 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा और उसके बाद जब भारत के अधिकांश राज्य, भारत के जो है वह बहुमत वाले राज्य इस पर अपनी सहमति देंगे तो उसमें संशोधन माना जाएगा। इसी प्रकार से पार्ट 4 जिसका संबंध यूनियन से है, और यूनियन में जो आपका चैप्टर 4 है इसका संबंध है सुप्रीम कोर्ट से। अनुच्छेद आपका 124 से लेकर के 147 तक, 124 से लेकर 147 तक के संविधान के अनुच्छेदों में अगर परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करने के लिए आपको एक विशिष्ट बहुमत की जरूरत पड़ेगी। मतलब पहले लोकसभा, राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करे, जो कुल सदन के बहुमत से कम ना हो। फिर इसके बाद भारत के मेजोरिटी स्टेट, मतलब कि आधे से एक, मतलब 15 राज्य जब तक राज्य की विधानसभा इस पर अप्रूवल नहीं देगी तब तक इसमें संशोधन नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से आपका पार्ट 6 का संबंध है स्टेट राज्यों से, और इसका ये जो है इसमें चैप्टर 5 इसमें है हाई कोर्ट्स, अनुच्छेद 214 से लेकर के 233 तक। इसमें संशोधन करना है तो जैसे आप हम लोगों ने इसमें पढ़ा, यहाँ पर भी 2/3 बहुमत पहले संसद पारित करे और उसके बाद राज्यों के द्वारा इसको जब अप्रूवल मिलेगा तब जाकर के पारित किया जाएगा। इसी प्रकार 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों में परिवर्तन करना है तो यहाँ पर भी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा, राज्यसभा में, वहां भी किसी प्रकार संशोधन करना है तो इस सारे के लिए एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। तो मैंने आपको बता दिया कि भारत के संविधान में किस प्रकार से किया जाता है संशोधन। एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। चलिए अब आप लोग मेरी बात एक बार ध्यान सुनिए। इन ए नटसेल आई एम प्रोवाइडिंग यू इंफॉर्मेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के संविधान में संशोधन के लिए जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख कहाँ है, तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 20 में है और उसमें एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद का नाम है 368 362। दूसरा क्वेश्चन कि भारत के संविधान में जो संशोधन होता है उस संशोधन की प्रक्रिया, उसका प्रोसेस जो है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1909 के दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 1996 में दक्षिण अफ्रीका ने अपने संविधान में परिवर्तन कर लिया। नया संविधान 1997 से वहां लागू हो चुका है। उसका अनुच्छेद 74 में जो भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो सेम टू सेम अभी भी वही से ही है जैसे कि यह पुराने संविधान में था। मतलब कि आज का संविधान हो साउथ अफ्रीका का या 1996 के पहले का संविधान हो, सभी संविधानों में जो संविधान के संशोधन की प्रोसेस प्रक्रिया दी हुई है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने उसी प्रक्रिया को अपनाने का काम किया। नेक्स्ट कि जो आपसे पूछे कोई कि जो आपके संविधान में संशोधन है इसकी जो प्रक्रिया वह क्या है, तो हम लोग को बताना चाहिए कि देखिए प्रक्रिया तो 362 में लिखा हुआ है, लेकिन संविधान में कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जिसमें संशोधन करने के लिए
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का सहारा नहीं लेना होता, क्योंकि उसी आर्टिकल्स में यह लिख दिया गया है कि अनुच्छेद 362 के प्रयोजनों के लिए यह संशोधन नहीं माना जाएगा। जैसे कि हमने बताया आपको कि आपका अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 169 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद आपका 239 ए में लिखा हुआ है, 239 ए में लिखा हुआ है, 200 आपका 43 एम में लिखा हुआ है, 244 एम ए में लिखा हुआ है, इसी प्रकार से 312 4 में लिखा हुआ है, 5वीं 6ठी अनुसूचियों में लिखा हुआ है। इन सब में अगर संशोधन करना हो और इसके बारे में कोई, इसके संबंध में कोई कानून बनाना हो, तो ऐसी स्थिति में यह संविधान में संशोधन अनुच्छेद 362 के प्रयोजनों के लिए नहीं माना जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड, इफ वी अमेंड द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 368, देन स्पेशल प्रोसीजर हैज टू बी अडॉप्टेड। लेकिन अगर हमने भारत के संविधान के प्रस्तावना में, भारत के संविधान में अगर संशोधन करना है अनुच्छेद 362 के माध्यम से, तो वहां पर विशेष प्रकार की प्रक्रिया, मतलब विशेष प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होगी। और बहुमत क्या होता है? तो कुछ मामलों को छोड़कर बाकी मामलों में अगर यदि भारत के संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से इसको पारित कर देते हैं, और 2/3 बहुमत किसका होना चाहिए? उपस्थित और मतदान करने वालों का। और यह 2/3 बहुमत से जो पारित करेंगे, इसमें जो संख्या होगी वह संख्या कुल सदन के बहुमत से भी अगर कम ना हो तो माना जाएगा पारित कर दिया गया। लेकिन अगर मामला अनुच्छेद 54 का हो, अनुच्छेद 55 का हो, अनुच्छेद आपका 73 का हो, अनुच्छेद 162 का हो, अनुच्छेद आपको 124 147 तक का हो, अनुच्छेद 214 से लेकर 233 तक का हो, अनुच्छेद 279 ए का हो, इसी तो यहाँ पर संविधान में संशोधन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इन सारे अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए पहले तो लोकसभा, राज्यसभा, संसद इसको 2/3 बहुमत से पारित करे, फिर यह राज्यों में जाए, और यदि भारत के 50% से अधिक राज्य इस पर सहमति दे दें तो उसमें संशोधन माना जाएगा, अन्यथा संशोधन नहीं माना जाएगा। तो हम लोगों ने जिस पर बात की, इस पर हम ये निष्कर्ष निकलता है कि भारत का संविधान लचीलेपन और आप एक कठोरता का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण है। देखो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में में यह प्रावधान किया गया है, ये प्रोविजन है कि अगर मान लो कि भारत के संसद के जो दोनों सदन है, इनमें किसी मामले को लेकर के, धन विधेयक को छोड़कर अगर कोई मामला हो और उस मामले को लेकर के यदि कोई वहां पर विवाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पास या सरकार के पास क्या विकल्प बचता है? तो मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 में लिखा हुआ है कि अगर मामला धन विधेयक का हो और मामला संविधान संशोधन का हो, तो ऐसे मामलों में भारत के संसद के सदनों का जो ज्वाइंट सेशन है, संयुक्त अधिवेशन है, वो नहीं बुलाया जा सकता। कहने मतलब यह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई अमेंडमेंट करना है, किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है, तो क्या अमेंडमेंट या संशोधन दोनों सदनों के विवाद की स्थिति में हो सकता है कि नहीं? या मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि ज्वाइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान आपका नहीं है संविधान संशोधन के मामलों पर। फिर अगला सवाल यह होता है कि किस एक्सटेंड तक, किस हद तक भारत की संसद संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन कर सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 362 में हालांकि यह लिखा हुआ है कि भारत की संसद के पास कोई लिमिट नहीं है, वह किसी भी लिमिट तक जाकर के भारत के संसद के प्रावधानों में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन 1973 में 24 अप्रैल 1973 को जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, एक लैंडमार्क जजमेंट है अभी तक का भारत की जुडिशरी में। सर्वोच्च न्यायालय की यह सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी, मतलब इसके जो फैसले हैं अभी उलटने के लिए इससे बड़ा संवैधानिक पीठ बनाना पड़ेगा। तो उसका जो फैसला उसमें यह है कि भारत की संसद भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन कर सकती है, बट इट कांट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारत की राज्य व्यवस्था, भारत के संविधान के यह मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब परिवर्तन तो करेंगे, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। और मिनारमा मिल और बाद में सार मुंबई का जो केस है, इन सबों में समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का जो मूल ढांचा है
इसको भी बताने की कोशिश की, जिसमें मुख्य रूप से जैसे कि आपका भारत की संघात्मक व्यवस्था है। जैसे भारत में एकहरी नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। इसी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, मतलब फंडामेंटल राइट्स एज ए होल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का भारत के संविधान में प्रावधान है। इसी प्रकार से आपकी जुडिशरी या जो न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका की आपकी शक्तियां हैं, उसके अधिकार हैं, ये सब माने गए। ये भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि है। तो ये माना गया कि धर्मनिरपेक्षता ये सब भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर हैं। इनमें संशोधन भारत की संसद अगर करना चाहेगी संविधान संशोधन के माध्यम से, वो नहीं कर पाएगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2015 में जब 99वां संविधान संशोधन करके भारत की संसद ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का प्रावधान किया सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्तियों के लिए। तो मैं बताना चाहूंगा उसको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, उसको यह कहा कि यह बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट कर रहा है, इसलिए संविधान का संशोधन अवैध है। और 99वां संविधान संशोधन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अवैध घोषित कर दिया। मैं बताना ये चाहता हूं कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू अमेंड इन एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कांट चेंज दिस बेसिक स्ट्रक्चर। ये भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन या किसी भी प्रावधान या भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो भारत के का जो संविधान का मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे को नष्ट करने का अधिकार उसके पास विद्यमान नहीं है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब टिल नाउ 105 अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैव बीन कैरिड आउट। अभी तक भारत के संविधान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो हम लोग जो 105 संविधान संशोधन हुआ है, ये सारे संविधान संशोधन एक एक करके पढ़ेंगे। हाँ, आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जैसे देखो 105वां है, 105वां संविधान संशोधन का संबंध जो हम लोग विस्तार से अभी कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। पहले नीचे से चलो, 105वें का संबंध क्या है कि भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों को अनुच्छेद 342A में अधिकार नहीं है कि वो किसी भी जाति को अनुसूचित किसी भी जाति को वे अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में डाल सकें या उसको वहां से बाहर निकाल सकें। लेकिन 105वें संविधान संशोधन के बाद अब राज्यों को अधिकार मिल जाएगा कि वो किसी भी जाति को अदर बैकवर्ड कास्ट की लिस्ट में डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं। और बताना चाहूंगा 105वें संविधान संशोधन के बाद भारत के 671 जातियों को ओबीसी के लिस्ट में डाले जाने की संभावनाएं हैं, और जिससे जाहिर सी बात है कि इनका जो जो 671 जातियां हैं, इनको इसका फायदा होगा। इसी प्रकार से आपका 104वां संविधान संशोधन है 104। तो 104वां जो संविधान संशोधन है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है कि भारत का जो आर्टिकल है अनुच्छेद संविधान का, उस संविधान के अनुच्छेद 334 के प्रावधानों में परिवर्तन करना। अनुच्छेद 334 में क्या लिखा हुआ है कि जो अनुच्छेद 330 और 332 के माध्यम से SC ST को 330 में अनुसूचित जाति जनजातियों को लोकसभा में, 332 में अनुसूचित जातियों जनजातियों को विधानसभा में जो आपके रिजर्वेशन दिए गए हैं, तो वह रिजर्वेशन सिर्फ 334 में लिखा था 10 साल के लिए। और बाद में इसको भारत की संसद ने बढ़ाते ये इसको 80 साल कर दिया, और ये 70 साल पहले था। लेकिन अभी 2020 में संविधान में 104वां संविधान संशोधन करके इसको बढ़ा दिया गया 70 से 80 जगह, मतलब 2030 तक भारत में अनुसूचित जाति जनजातियों को लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन मिलता रहेगा। और एक बात और भी है, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जिसकी परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(2) में लिखा हुआ है, तो ये आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को भारत के राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 331 के माध्यम से लोकसभा में पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन न होने की स्थिति में 2 लोगों को नामांकित करते थे, अब उसकी अवधि जो है वो 70 साल का 70 साल ही रख दिया गया, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। कहने मतलब यह है कि अब से जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो लोकसभा के चुनाव के बाद भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के बावजूद भी नामांकित अब नहीं कर पाएंगे। तो यह अनुच्छेद आपका था भारतीय संविधान का आपका 104वां। मैं ये सब आपको डिटेल में ही पढ़ाने वाला हूँ, एक एक करके पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आपके परीक्षा के लिए मैं आपको एक रिकैप करा देता हूँ। इसी प्रकार से देखो
3वां संविधान संशोधन है 103 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसका संबंध जो 103वां संविधान संशोधन है, इसका संबंध है आपको कि अभी आपको पता होगा कि 15/6 और 16/6 भारत के संविधान में जोड़े गए हैं। 2018 में यह 15/6 और 16/6 जोड़ा गया और ये जो 15/6 है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटी ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाना और 16/6 का संबंध है ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन जॉब में नौकरियों में दिया जाना। मतलब वे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी में नहीं आते, सामान्य वर्ग में आते हैं, ऐसे लोगों के लिए भारतीय संविधान में जो 103वां संविधान संशोधन होगा उसके माध्यम से प्रावधान किया गया। इसी प्रकार से 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से आपका ओबीसी के लिए एक अलग से कमीशन गठन किया गया है जिसके बारे में अनुच्छेद 338 ख में प्रावधान किया गया है। 101वां का संबंध है आपका 2016 में पारित किया गया जीएसटी से और 100वां का संबंध है कि भारत को ने 111 इनक्लेव दिए बांग्लादेश को, 51 इनक्लेव बांग्लादेश ने भारत को दिया। यह जो हुआ इसके लिए भारतीय संविधान में 100वां अनुच्छेद संविधान संशोधन करना पड़ा। ये अभी आपके 4-5 जो है वो इंपॉर्टेंट है अभी आने वाले पीईटी एग्जाम के लिए, तो मैंने सिर्फ इसको बता दिया। आगे इसकी एक सीरीज होगी और मैं आपके एक कम से कम आधे से पौन घंटे लगेंगे, एक संविधान संशोधन में विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। और मैं जाते जाते आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखो कल क्लास नहीं चल पाएगी लेकिन कल रक्षाबंधन है, तो आप सब भाइयों बहनों को पूरे संदेश परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे संदेश परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही कहूंगा कि आप लोग एक राखी का त्योहार जो बड़ा ही जिम्मेवारी का त्योहार है, जो आपके कंधों पर जिम्मेवारियां लाता है, क्योंकि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं है। राखी किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप बांध सकते हो जिस पर आपको सबसे अधिक भरोसा हो। चूंकि बहनों को अपने भाइयों पर सबसे अधिक भरोसा होता है कि अगर मुझे मुसीबत आएगी, दिक्कत आएगी, समस्या आएगी तो मेरा भाई जो शारीरिक मानसिक हर तरह से मजबूत है वो मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि राखी एक मैसेज है कि सशक्त बनो, मजबूत बनो, अपने कंधों को मजबूत बनाओ ताकि आप अपनी बहनों, ये भारत माता की जितनी बहन, भारत माँ में जितने भी लोग हैं जो आपकी बहनें हैं, इन बहनों की रक्षा आप सशक्ता के साथ कर सको। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हैप्पी रक्षाबंधन।